हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है, जो कि आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, यानी तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? जितने भी आपके तत्व खोजे गए थे उनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया था, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। ओके, जहां पर आपने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमने डोबेराइनस ट्राइड पढ़ा, जिसमें डोबेराइनर ने क्या किया था, तीन तीन का समूह बनाया था तत्वों को, और क्या कहा था कि इन तीन तत्वों में क्या होगा, एक जो ट्रायड होगा उसमें आपके तीन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें तीनों एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होगी। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, उनके जो परमाणु का भार था उसके बढ़ते क्रम में तत्वों को लगाया था। और जो फिर मिडिल वाला आपका एलिमेंट था उसका जो परमाणु भार होगा, वो दोनों फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के परमाणु भार के क्या था, उन दोनों के एवरेज के बराबर था, लगभग बराबर था। ओके, तो इस तरह से डोबेनायर के ट्राइड, लेकिन इसमें आपके कुछ ही ट्राइड बन पाए, यानी वो कुछ ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया, और बाकी जो नए खोजे जाने वाले तत्व थे उनके लिए कोई स्थान नहीं था इस प्रकार से, तो वो वहां पर फेल हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव प्रिंसिपल, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में इन्होंने भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया, और फिर क्या देखा, पहले के बाद जो आठवां तत्व आता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, और इस प्रकार से उन्होंने इसको अष्टक का नियम कहा। ओके, यहाँ पर जिस तरह से हम संगीत के सात सुरों की बात करते हैं कि सात के बाद जो आठवां सुर होता है वो पहले ही की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है एक तरह से, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस नियम में भी कहा गया कि पहले तत्व के बाद जो आपका आठवां तत्व आएगा, इन दोनों में क्या होंगी, समानता देखने को मिलेगी गुणों में, और इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को क्लासिफाई किया था। इसमें भी आपने कुछ लिमिटेशंस देखी थी, जहां पर कि क्या हो गया, जिसे इट वाज ओनली अप टू कैल्शियम दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव, जहां पर कि कैल्शियम तक के तत्वों का क्लासिफिकेशन हुआ था। और जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उसके लिए स्थान नहीं था इसमें। ओके, देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हम लोग देख रहे थे कि लगातार कुछ ना कुछ साइंटिस्ट अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। वहीं पर आपने मेयर की क्लासिफिकेशन भी आप लोग देखते हैं कि वो भी सतत प्रयास कर रहे थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। फिर मेंडलीव ने वहां पर प्रयास किए। तो इस तरह से मेंडलीव के जो प्रयास थे और उन्होंने जो अच्छे से उसको क्लासिफाई किया एलिमेंट को, आप कहते हैं, या विस्तृत अध्ययन करके क्लासिफिकेशन दी, इसलिए हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो रशियन केमिस्ट Dmitry Ivanovich Mendeleev put forth his periodic table in 1869. He observed that the properties of elements, both physical and chemical, were periodically related to the atomic mass of the element. ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, कौन कौन से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों ही प्रॉपर्टीज वो किससे रिलेटेड हैं, उसके एटॉमिक मास से रिलेटेड है। यानी कि जो भी उसका परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है, उसके रूप में हम स्टडी करेंगे, उसके हम क्या बोल सकते हैं, जो फिजिकल यानी कि भौतिक, और केमिकल यानी कि रासायनिक गुण होंगे, ठीक है। तो उसी के बेस पर उन्होंने क्या कहा, द पीरियोडिक लॉ also referred to as Mendeleev's law, जिसको कि मेंडलीव का नियम भी कहा जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए, state that the chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights। क्या कहा गया कि यहाँ पर तत्वों का जो रासायनिक गुण होगा वो उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होगा। ओके, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के
आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सभी तत्वों को अरेंज किया और फिर अपनी क्लास जो क्लासिफिकेशन थी वो दी। ठीक है ना। सो द एडवांटेजेस ऑफ ए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर, एडवांटेजेस क्या क्या थे, क्या क्या चीजें इसमें सही थी, क्या क्या चीजें सही बताई गई थी। पहला है द इंक्लूजन ऑफ दीज न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट डिस्टर्ब द पीरियोडिक टेबल। एग्जांपल्स इंक्लूड जर्मेनियम, गैलियम एंड स्कैंडियम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका नए खोजे जाने वाले तत्व थे, ठीक है ना, कि आपका कोई तत्व है जिसकी डिस्कवरी होनी है फ्यूचर में, उसके लिए उन्होंने पहले से ही बता दिया था और पहले से ही स्थान छोड़ दिया था। यानी वो किस तत्व से पहले आएगा या कौन से वर्ग में आएगा, कौन से समूह में वो आना है, उसके लिए स्थान पहले ही छोड़ दिया गया था। तो ये एक एडवांटेज था इस पीरियोडिक टेबल का। जैसे हम गैलियम जैसे, स्कैंडियम जैसे, जर्मेनियम जैसे तत्व हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो बाद में खोजे गए लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल में उनके लिए स्थान था। ओके, then next one is it was used to correct the wrong atomic weights in use at that time. Okay, तो जो atomic weights था उनमें भी correction किया गया। A variance from the atomic weight order was provided by Mendeleev's table. Okay, जब हम बाद में खोजे जाने वाले तत्वों की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर गैलियम, जर्मेनियम की बात की, तो उन्होंने स्थान तो छोड़ा ही था उनके लिए, साथ साथ कुछ कुछ भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी उनको बता दिए थे कि लगभग ऐसे कुछ वो तत्व होगा जो बाद में खोजा जाएगा, फिर उनको बाद में ये नाम दिए गए। ओके, इससे पहले उनको जो भी उनके बाद आने वाला एलिमेंट था उसके आगे एका लगा के, एका वर्ड जोड़ करके उनको लिखा गया था। ओके, तो इस तरह से हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पढ़ा। ये आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपको कई जगह पर स्थान देखने को मिलता है कि खाली स्थान होता है। नाउ व्हाट आर लिमिटेशंस, ठीक है, इसमें कमियां क्या क्या, ठीक है ना। Hydrogen's position was in the group of alkali metals, but hydrogen also exhibited halogen-like quality. Okay, क्या कहा गया, हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी उसको एल्कली, जो आपके एल्कली थे उनके साथ रखा गया था, एल्कली मेटल के साथ, जो क्षारीय धातुएं थी उनके साथ रखा गया। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, नोबल गैसेस के समान क्या करता, हाइड्रोजन क्या है, हेलोजन के समान, क्योंकि उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट में, आपको पता है, और जो हेलोजन होते हैं उनमें भी। ठीक है, तो हेलोजन के समान गुणधर्म वो प्रदर्शित करता है, फिर भी उसको कहाँ रखा गया था, एल्कली मेटल में रखा गया था, तो ये उसकी लिमिटेशन थी। नाउ सेकंड वन इज आइसोटोप्स वर पोजीशन डिफरेंटली सिंस दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन बाय कंसीडरिंग द एटॉमिक वेट of the element, therefore protium, deuterium and tritium would occupy varying position in Mendeleev's table. Okay, देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपके समस्थानिक, ठीक है, जहां पर कि क्रमांक समान हो जाता है, परमाणु का भार बदल जाते हैं। चूंकि परमाणु के भार को बेस माना था मेंडलीव ने, तो इस वजह से क्या हो रहा था, एक ही जो तत्व है उसके आइसोटोप अलग अलग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे उस पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो ये भी क्या था, ये भी इसकी लिमिटेशन थी। एंड एनोमैलस positioning of a few elements showed that the atomic masses did not increase regularly from one element to the next. An example of this would be the placement of cobalt before nickel. Okay, क्या कहा गया यहाँ पर, परमाणु भार को चूंकि बेस माना, आधार माना, तो एक के बाद जो दूसरा तत्व आएगा उनके परमाणु क्रमांक सतत रूप से बढ़ने चाहिए ना, कि अगर एक का एक है, सेकेंड एलिमेंट का 2 होगा, तीसरे एलिमेंट का 3 होगा, चौथे का 4 होगा, इस प्रकार से होना चाहिए था। लेकिन कई एलिमेंट्स में ये देखने को नहीं मिलता है, जिस प्रकार कि क्या हुआ था, प्लेसमेंट ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट को रखा गया था जिसका एटॉमिक मास 58.9 है, बिफोर निकिल, निकिल से पहले रखा गया था, क्योंकि जबकि निकिल का जो एटॉमिक मास है वो 58.7 है। तो आना किसको चाहिए था, पहले निकिल को आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास को बेस माना था, एटॉमिक वेट जो है उसको बेस माना था। लेकिन उन्होंने किसको रखा, कोबाल्ट को रखा, जिसका परमाणु का भार क्या था, ज्यादा था। तो ये सारे लिमिटेशन थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, और क्योंकि वो परमाणु भार को तो बेस मान रहे थे, इसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे, वो समूहों में भी देख रहे थे कि तत्वों में जो गुणधर्म है वो भी समान होने चाहिए। तो गुणधर्मों को समान करने के लिए वो किसी भी तत्व को कहाँ अरेंज कर रहे थे, परमाणु भार के साथ साथ, लेकिन वो भी पूरी तरह से वो नहीं कर पाए थे। जैसे आयोडीन का केस आता है,
तो आयोडीन में भी उन्होंने क्या किया, उसके गुण धर्म देख करके उसको कहाँ रखा, फ्लोरीन वाले ग्रुप में रखा, लेकिन जबकि उसको कहाँ आना चाहिए था, दूसरे ग्रुप में आना चाहिए था, अगर परमाणु भार का वो आधार बना करके क्या कर रहे हैं, वहां पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है, लिमिटेशंस है, इनकी सीमाएं हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। ओके, चलिए नोट कर लेंगे इन्हें। इस प्रकार से हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, जहां पर हमने लिमिटेशंस भी देखी। मेंडलीव ने ये जो क्लासिफिकेशन दी थी, ये तब दी थी जब परमाणु को कैसा माना जाता था, इंडिविजुअल माना जाता था। सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स थे उनकी वहां पर डिस्कवरी नहीं हुई थी कि इसके अवपरमाणुक कण भी हैं कुछ, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जिससे आप बात करते हैं, उनके बारे में उस समय तक ज्ञान नहीं था। उसके बाद क्या होता है, जब अपरमाणुक कणों की वहां पर खोज होती है, तो हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट हैं जिनके जो क्या करते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं परमाणु के बारे में। तो वो परमाणु के भार पे भी अध्ययन करते हैं और परमाणु के क्रमांक में भी। तो उनको देखने में मिलता है कि जो परमाणु का क्रमांक है वो और अच्छे से किसी परमाणु के गुणधर्मों की व्याख्या करता है, किसकी तुलना में, परमाणु भार की तुलना में। तो अब उन्होंने क्या किया, परमाणु के क्रमांक को आधार बना करके नई क्लासिफिकेशन दी, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में पढ़ते हैं, या आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जहां पर हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, सो इन द ईयर 1913, English physicist Henry Moseley studied the wavelength of the characteristics at X-ray by using different metals as anticathode, and showed that the square root of the frequency of the line is related to the atomic number. ठीक है, उन्होंने क्या देखा, जो स्क्वायर रूट है आपकी फ्रीक्वेंसी का और जो परमाणु का क्रमांक है, वहां पर उसके बीच में अगर गुणधर्म देखें तो उनको एक सीधी लाइन देखने को मिलती है जब ग्राफ वो वहां पर बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, मोस्ले गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट, जो क्या बताता है, जिस प्रकार से आपने वहां पर बोला कि तत्वों के गुणधर्म जो वो होते हैं वो परमाणु के भार के आवर्ती फलन होते हैं, यहाँ पर परमाणु भार की जगह आप क्या लगा देंगे, परमाणु का क्रमांक लगा देंगे, यानी एटॉमिक नंबर को बेसिस बनाया जाएगा पूरी क्लासिफिकेशन का। ओके, सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic function of their atomic numbers. Okay, क्या कहा गया यहाँ पर, तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु के क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, चलिए।
चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब किस प्रकार से तत्वों को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया था। तो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया था और एक समूह में, समूह और आवर्तों में, वर्ग और आवर्तों में यानी ग्रुप और पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। ग्रुप क्या थे आपके? ग्रुप ये वर्टिकल कॉलम्स थे, ऊर्ध्व जो स्तंभ है उनको वर्ग कहा जा रहा था या समूह कहा जा रहा था। और जो आपके हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर रोज हैं, पंक्तियां हैं जो क्षैतिज हैं, उनको क्या कहा जा रहा था? पीरियड यानी कि आवर्त कहा जा रहा था। ओके, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन दी गई थी। एक वर्ग में जो आने वाले तत्व थे, देखो परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम लिया था। तो जो हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसके बाद हीलियम आता है तो उसका 2 है, देन आपका लिथियम है तो 3 है, बेरिलियम 4, बोरोन का 5 हो जाएगा, 6 कार्बन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, ठीक है, 10 आपका हो जाएगा नियॉन। तो इस तरह से उन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। और दूसरा क्या था? एक समूह में जो आने वाले तत्व थे, ये वर्ग हो गया, ये क्या है आपका? ये वर्ग है, समूह इसे कहा जा रहा है, ये एक समूह है, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से समूह बनाए गए थे। और ये आपकी जो 36 पंक्तियां जैसे ये है, तो ये आपका पहला रो है, जिसमें पहली रो में जिसको पहला आवर्तन बोलेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम जिसमें आ रहे हैं, ये आपका सेकेंड आवर्त हो गया, ये थर्ड पीरियड जिन्हें कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। एक समूह में जैसे आने वाले आवर्तों, एक तत्वों की मैंने बात की कि एक समूह में जो तत्व आ रहे हैं उनके गुणधर्मों में समानता देखी गई। और गुणधर्म किसके बेसिस पे लिए गए थे? परमाणु के क्रमांक का को आधार माना था और कहा था कि ज्यादातर जो गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक उनको क्या कर सकता है? परिभाषित कर सकता है या समझा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स में एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। जैसे येलो कलर किसके लिए आया है? एल्कली मेटल के लिए। जो मेटलॉइड्स हैं उनके लिए पिंक कलर लिया गया है। जो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपका यहाँ पर पर्पल कलर लिया गया है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। हेलोजन्स ग्रीन में दिखाए गए हैं। अदर नॉन मेटल यहाँ पर स्काई ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। ट्रांजिशन मेटल्स दिखाए गए हैं। नोबल गैसेस हैं, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं एंड लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आपकी अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर कुछ धातुएं होंगी, कुछ अधातुएं होंगी, कुछ उपधातुएं होंगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल जिन्हें कहा गया है, क्षारीय मृदा धातुएं भी जिन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स को क्या किया गया था? क्लासिफाई किया गया था। ओके, जो तब तक खोजी गई थी और जिनको खोजा नहीं गया था उनके लिए भी स्थान बताया गया था कि यहाँ पर स्थान इनके लिए दिया गया था। इसके अतिरिक्त क्या है? हाइड्रोजन को एक अलग स्थान मिला था यहाँ पर। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इसको एक अलग स्थान दिया गया था क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ हाइड्रोजन एक अलग प्रकार का तत्व है जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है ना, और गुणधर्म उसके किस प्रकार से है कि वो आप पढ़ते हो कि वो हेलोजन के समान भी गुणधर्म आपके प्रदर्शित करता है। और किसके समान? यहाँ पर जो आप एल्कली मेटल्स पढ़ेंगे फर्स्ट। चलिए, तो ये पीरियोडिक टेबल आप नोट कर लेंगे पूरी, इसको आपने याद करना है अच्छे से। और कैसे करेंगे याद? वर्गों में आप याद रखेंगे तत्वों। जैसे पहला वर्ग है तो हाइड्रोजन हो गया आपका, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। तो ये आपके पहले वर्ग में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सेकंड ग्रुप, अगर दूसरा ग्रुप देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो ये दूसरे वर्ग में आ रहे हैं। ठीक है ना, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये सारे आपके तीसरे वर्ग में आएंगे। ठीक है ना, चौथे वर्ग में आपके क्या आ रहे हैं? टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। ओके, देन इसके बाद जो पांचवा वर्ग आएगा, वेनेडियम, नियोबियम, टेक्नीशियम, टेंटेलम, डबनियम। ओके, तो ये आपके फिफ्थ वर्ग में आएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सारे वर्गों को याद कर लेंगे और आप एक एक करके अभी वर्गों को स्टडी भी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट को क्लासिफाई तो कर दिया गया था। इससे पहले आपने जो परमाणु की संरचना समझी, वहां पर क्या बताया गया था कि परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना, और उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब बराबर है आपस में। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और उदासीन अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर हम देखेंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है। तो आपने कहा सबसे पहले कोश में जाए, ठीक है ना,
कहाँ जा रहा है? सबसे पहले शेल में। शेल के अंदर सब शेल होगी, कोश के अंदर उपकोश होगी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। सब शेल के अंदर क्या होगा? आपका ऑर्बिटल होंगी, उस ऑर्बिटल में क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी उपकोश के अंदर कक्षक होंगे जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो उन्हीं सब शेल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर भी इन एलिमेंट को अलग अलग सब शेल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लॉक में दिखाया गया था कि कौन कौन से एलिमेंट, कितने प्रकार की सब शेल आपने बोले थे? एस पी डी एफ, 4 प्रकार की सब शेल यानी 4 प्रकार के उपकोश आपके होते हैं एस पी डी एफ। तो इस पूरी आवर्त सारणी को भी एस पी डी एफ 4 भागों में विभाजित किया गया था। कुछ एलिमेंट है जो एस ब्लॉक में आएंगे, कुछ पी में आएंगे, कुछ डी में आएंगे, कुछ एफ में आएंगे, ठीक है ना। और किस प्रकार से जो भी उनका इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका तत्व है उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में जा रहा होगा वो उसी ब्लॉक के अंतर्गत स्टडी किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही एलिमेंट आपका एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आपका एस और एस की ऑर्बिटल में या एस उपकोश में जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पहला उपकोश वही होता है आपका एस। तो वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा? एस ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार सभी तत्वों का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी उपकोश में जा रहा है या कौन सी उपकोश के किस ऑर्बिटल में जा रहा है, उस आधार पे आप देखेंगे कि वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम इसके कुछ और गुणधर्म पढ़ेंगे। चलिए, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is due to the mass of proton and neutron present in the nucleus of its atom। ये सभी को पता है किसी एटम का एटॉमिक मास क्या है, उसमें जो भी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है नाभिक में वही है, उनका टोटल आप निकालेंगे वो परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है। Since the nucleus is located inside an atom, it is not very much linked with the properties of the element। क्योंकि क्या हो रहा है, परमाणु के अंदर नाभिक स्थित है तो वो उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। Particularly the chemical properties, these are related to the number of electron and also the distribution of the electrons in the different energy shells। okay? जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं या प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की, तो वो किसके कारण इन्फ्लुएंस हो रही है? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण इन्फ्लुएंस हो रही है। और कौन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? जो उस परमाणु के अलग अलग कोशों में वहां पर स्थित है, और इस पर भी निर्भर करती है कि किस एनर्जी लेवल पे, किस ऊर्जा के किस स्तर पे वो इलेक्ट्रॉन वहां पर स्थित है। सो as the elements with different electronic arrangements of atom possesses different chemical properties। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एलिमेंट्स का है तो वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज गिवन बाय द एटॉमिक नंबर एंड नॉट बाय द मास नंबर, देयरफॉर एटॉमिक नंबर शुड form the basis of the classification of the elements in the periodic table and not atomic mass as predicted by Mendeleev। जैसे मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था कि जो तत्वों के गुणधर्म है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक के कारण बदल रहे हैं या उनकी जो अरेंजमेंट है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो रहा है उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। तो यानी परमाणु क्रमांक पे निर्भरता दिखा रहा है, तो यहाँ पर उसी को बेसिस माना गया क्लासिफिकेशन का। रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप and separated by certain definite gap of atomic number are known as periodicity। okay? क्या किया गया? repetition of properties, जो गुणधर्मों में जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसके कारण एक ग्रुप में, मैंने क्या बोला, एक ग्रुप में आने वाले तत्वों में गुणधर्म समान मिलेंगे आपको। ओके, तो इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया। और भिन्न कैसे हो रहे हैं तत्व, एक के बाद दूसरे ग्रुप में कैसे, दूसरे ग्रुप में कैसे जा रहे हैं? उनके परमाणु क्रमांक के कारण। परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम बताया ना मैंने आपको। तो जब आप किसी पीरियड की बात करते हैं तो उस पीरियड में परमाणु क्रमांक का एक के बाद दूसरा आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, यानी परमाणु का क्रमांक आपको ग्रुप में भी दिखेगा लेकिन वहां पर क्रम से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। परमाणु का क्रमांक तो वहां पर भी बढ़ रहा है लेकिन क्रम नहीं है उसमें। ओके, तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लिया और आने वाले सेशन में हम इसको कुछ और आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको इसमें देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें बदल रही हैं। यहाँ पर एसपीडीएफ ब्लॉक की बात करेंगे, उनके एलिमेंट्स की बात करेंगे,
यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।